तो टॉपिक है कैंसर। सबसे ज्यादा डरावना रोग है, यानी मोस्ट ड्रीडेड डिजीज, सबसे भयानक रोग है, यानी मोस्ट ड्रीडेड डिजीज, यानी डरावना। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौत इसी से होती है, पूरे वर्ल्ड में, या ग्लोब बोल सकते हैं, पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा डेथ का कारण यही है। नंबर 3, इंडिया में मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब हो गया मोर देन 10 लाख लोग हर वर्ष या हर साल कैंसर से मरते हैं। अब सोचो कितने दसियों लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से मर जा रहे हैं, यानी बहुत भयानक रोग है। क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन कहाँ कम होनी है? कैंसर से पॉपुलेशन, ऐसे डेली एक्सीडेंट का हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कहाँ कंट्रोल हो जाए? अब कैंसर होता क्यों है? एक्चुअली कैंसर में सेल, पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी, सेल डिवीजन कैसी प्रोसेस है हमारे शरीर में। जो सेल डिवीजन होता है वो कैसी प्रोसेस है? बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही वेल रेगुलेटेड प्रोसेस है। कैसी है? सिस्टमैटिक की अनसिस्टमैटिक? वेल रेगुलेटेड की अनरेगुलेटेड? हाँ, तो हमारे शरीर में सेल ग्रोथ, हमारे शरीर का जो सेल ग्रोथ है वह डिफरेंशिएशन है। हमारे शरीर का जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन है बहुत ही वेल कंट्रोल और रेगुलेटेड है। वेल कंट्रोल्ड, बहुत ही व्यवस्थित रूप से चलता है, वेल कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है। कैसी प्रोसेस है सेल डिवीजन? कैसी प्रोसेस है देख के बताइए। सेल ग्रोथ और सेल का डिफरेंशिएशन, यानी सेल का मैच्योर होना, वो दोनों कैसी प्रोसेस है? वेल कंट्रोल की अनकंट्रोल्ड, और रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड? और जब यही रेगुलेशन खत्म हो जाता है, जब यही कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो समझ लीजिए क्या हो जाता है? कैंसर। यानी कैंसर में अनकंट्रोल हो जाएगा और अनरेगुलेटेड हो जाएगा। कैंसर सेल में क्या हो जाता है? सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा? उल्टा करिए इसका, कंट्रोल का उल्टा और रेगुलेटेड का उल्टा, अनरेगुलेटेड या इररेगुलेटेड। जब यही चीज इररेगुलेट हो जाएगी तो हमारे अंदर हो जाएगा कैंसर। जब सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, जब सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख दिया, अनकंट्रोल और इररेगुलेटेड हो जाए, इररेगुलेटेड हो जाए, तो कैंसर हो जाता है। तो कैंसर हो जाता है। बताइए, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या इररेगुलेटेड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। बताइए, अगर सेल डिवीजन हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल के बाहर चला गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैंसर। कैंसर को बोलते हैं कर्क बीमारी, कर्क, हिंदी में बोलते हैं कर्क, कर्क रोग। क्या सीखा आपने? सबसे ज्यादा भयानक रोग है, सबसे ज्यादा ड्रीडेड डिजीज है, सबसे ज्यादा विश्व में लोगों की मौत होती है। करीब भारत में अकेले ही
10 लाख से ज्यादा लोग प्रति वर्ष मरते हैं, और हमारे शरीर में जो सेल का वृद्धि है, सेल की ग्रोथ है, और सेल का जो डिफरेंशिएशन है, ये कैसी प्रोसेस है? ये है बहुत ही वेल कंट्रोल या हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड प्रोसेस है। जब यही कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाए, या देखो यहाँ अनकंट्रोल हो गया है, जब यही कंट्रोल खो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, और रेगुलेटेड की बजाय इरेगुलेटेड हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कैंसर हो गया है। यानी कैंसर इज अनकंट्रोल एंड इरेगुलेटेड सेल डिवीजन। कैंसर इज अनकंट्रोल एंड इरेगुलेटेड सेल डिवीजन। हम बोल सकते हैं सीधी सीधी भाषा में, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हमारे नियंत्रण में ना रहे तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैंसर। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इतनी बात क्लियर हुई? तो कैंसर सबसे भयानक रोग है, कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। कैंसर भारत में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष मारता है। हमारे शरीर में सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन बहुत ही वेल कंट्रोल और रेगुलेटेड प्रोसेस है। जब यही कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाए और रेगुलेटेड की बजाय इरेगुलेटेड हो जाए तो कैंसर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोशिका विभाजन हमारे नियंत्रण में ना रहे तो कैंसर हो जाएगा। यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। अच्छा, अब देखते हैं नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या टेंडेंसी है। नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल की क्या टेंडेंसी है? एक तरफ लिख रहे हैं नॉर्मल सेल और एक तरफ लिखते हैं कैंसरस सेल। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग ने यहाँ पे जेल ले लिया, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, कुछ सेल ले ली, यहां सेल रख दी, ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल यहां रख दी हम लोगों ने। ठीक है, दोनों का बिहेवियर चेक कर रहे थे साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल सेल को रख दिया, और नॉर्मल सेल रखने के बाद ये एक सेल को यहां रख दिया बीच में। अब ये डिवाइड करने लगी क्योंकि कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम में रखा है। कल्चर मीडियम में सेल को आप ग्रो करा रहे हो, तो ये सेल डिवाइड हुई, इस सेल के संपर्क में आ गई, इस सेल के संपर्क में आ गई, डिवाइड हुई, और सेल डिवीजन रुक गया। मतलब सेल ने जब एक दूसरे को टच किया तो वो एक दूसरे की ग्रोथ को रोक देते हैं। आपने देखा होगा, ये हाथ कट गया किसी का इत्तेफाक से,
आप बताओ, यहां से हाथ कटा तो क्या हाथ फिर से लंबा होता चला जाता है? यहीं पे आकर के क्या होता है, जब घाव भर जाता है, जब कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, देखो घाव भरता जा रहा है। मान लो हाथ ऐसे कटा, हाथ ऐसे कटा और ये घाव यहां तक भरा, अभी किनारे से भरना चालू होता है, इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, कोशिकाएं बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, अब चिपक गई बीच में, टच में आ गई, देखो घाव भर गया। अब कोशिका विभाजन रुक जाता है। बताइए हाँ या ना? उंगली कट जाए क्या लंबी होगी? नहीं, बस कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगी, बस वहीं सेल डिवीजन रुक जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हमने चेक किया इस एक्सपेरिमेंट से। जब कोशिका, देखो अब क्या हो रहा था, हो क्या रहा था, मैंने बताया था पहले, यहाँ पे देखो कुछ कोशिकाएं इधर ले ली, कुछ कोशिकाएं इधर ले ली पहले से ही। अब हमने एक सेल को लिया, देखिए एक सेल ले लिया, अब ये सेल डिवाइड हो रहा है, सेल की संख्या बढ़ती जा रही है, ये देखो बढ़ती जा रही है, अब एक दूसरे के संपर्क में आ गई, देखो अगल बगल वाले के संपर्क में आ गई, ये इसके संपर्क में आ गई तो सेल डिवीजन रुक गया। अब इसके बगल में एक और सेल बन गई सेल डिवीजन से, और वो भी सेल डिवीजन रुक गया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या? कांटेक्ट में आने के बाद जब सेल एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है तो वो अपना सेल डिवीजन इनहिबिट कर देती है, यानी कि कंट्रोल प्रोसेस है कि अनकंट्रोल? हाँ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब जब कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं तो उनका सेल डिवीजन ऑटोमेटिकली रुक जाता है, यानी लिख देते हैं सेल डिवीजन का रुकना। कैसे सेल डिवीजन का रुकना? कांटेक्ट में आने पर, कांटेक्ट में आने पर कांटेक्ट में आने पर सेल डिवीजन का इनहिबिट होना या रुकना, ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है एबनॉर्मल? नॉर्मल सेल की कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी है ना? आपने देखा, इतना अच्छे अच्छे एग्जांपल बताए आपको। फिर आगे देखो, हमने यही एक्सपेरिमेंट सेम यहां भी किया। ये लो, इधर भी 3 सेल ले ली थी, इधर भी 3 सेल ले ली। अब इधर हमने एक सेल ले ली कैंसरस सेल, ये कैंसरस सेल है, कलर चेंज कर दिया है क्योंकि कैंसरस सेल है। अभी पहले कैसा लिया था? नॉर्मल, नॉर्मल व्हाइट कलर की है, कैंसरस सेल इस कलर की ले ली मैंने। चलो और थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, कैंसरस सेल को हम लाल कलर की ले लेते हैं क्योंकि खतरे वाली है ना, खतरे वाली। इसने सेल डिवीजन किया, ये सेल बना लिया, सेल डिवीजन किया, ये बना लिया, सेल डिवीजन किया, ये बना लिया, सेल डिवीजन किया, ये बना लिया। और बनाने के बाद कांटेक्ट में आने के बावजूद भी नहीं रुक रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। देख लो, सेल डिवीजन के बाद बनाती चली जा रही है, बस इसी को बोलते हैं कैंसरस सेल। बताओ कैंसरस सेल कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती? कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करती। यहां पे लिख देते हैं कैंसरस सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। अब समझ में आ गया? आपको पता है फिगर नहीं बनाना, हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, आप सीधे सीधे अंतर लिखोगे, क्योंकि ना समय भी तो बचाना है। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो गई, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस। और ये कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल थी? नॉर्मल सेल। ये हमारी कौन सी सेल थी? नॉर्मल सेल। ये कौन सी सेल हम मान के चल रहे हैं? कैंसरस सेल, और लिखा तो है ऊपर। अब क्या हुआ? कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, और इसीलिए कांटेक्ट में आने के बावजूद भी, कांटेक्ट में आने के बावजूद भी सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन इनहिबिट नहीं होता है। तो कैंसर का कॉज समझ में आया? नहीं होता है। और आप देख पा रहे थे, सिर्फ आपको क्या करना है, फिगर नहीं बनाना है, सीधे लिखना है। नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है,
जबकि इसमें ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई, और ब्रैकेट में ये लिखना है। हमने इसलिए बता दिया ताकि दिमाग में एक आइडिया आ जाए। नॉर्मल सेल में कौन सी प्रॉपर्टी थी? कांटेक्ट इनहिबिशन की। जबकि कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट। यहां प्रेजेंट थी, देखो यहां पे जब सेल, नॉर्मल सेल दूसरे के संपर्क में आती है, सेल डिवीजन स्टॉप कर देती है। यहां संपर्क में आने के बावजूद भी सेल डिवीजन स्टॉप नहीं कर रही है। अगली बात, ये जो कोशिकाएं हैं, अब ये नॉर्मल सेल का सारा खाना खा जाएंगी, कंपटीशन करेंगी। भाई इनको पनपना है, खाना आए कहां से? तो पड़ोसियों से खाना छीनेंगी, नॉर्मल सेल का सारा खाना ले लेंगी। यहाँ कैपिलरीज बना लेती है, ब्लड वेसल बना लेती हैं। कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है तेजी से, बहुत तेजी से क्या बनाती है? ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, बहुत तेजी से आसपास की कोशिकाओं के आसपास पतला सा नेटवर्क बना लेती है, जाल बना लेती है। ठीक है, ये इस सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, उस सेल की प्रॉपर्टी है। ये क्या करेगी? ये नॉर्मल सेल है तो यहां तो नॉर्मल घटनाएं होंगी। यहां क्या होती खास बात? यहां क्या होती है? कैंसरस सेल, कैंसरस सेल अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करेंगी? नॉर्मल सेल का खाना छीन लेंगी। कैंसरस सेल अपने को सरवाइव कराने के लिए, अपने को सरवाइव कराने के लिए नॉर्मल सेल का वाइटल न्यूट्रिएंट छीन लेती हैं, या ले लेती हैं, आप ऐसे लिखो, जिससे कैंसरस सेल तो पनप जाती है लेकिन नॉर्मल सेल भूखी रह जाती हैं, और भूख का परिणाम क्या होगा? मरेंगी। नॉर्मल सेल मरेंगी, कैंसरस सेल पनपेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा? कैंसरस सेल बढ़ेंगी, जबकि हमारी, अब अगले पेज पे लिखते हैं। हो गया इस पेज का? अब समझ में आ गया होगा ना? कैंसर बिल्कुल आसान है। तो कैंसरस सेल की संख्या बढ़ने लगती है। हो गया? अब आगे, अब देखो, कैंसरस सेल तो पनप चुकी थी, नॉर्मल सेल का क्या हाल है? कैंसरस सेल तो बढ़ गई, नॉर्मल सेल आर स्टार्व। स्टार्व मतलब भूख से मरना, भूखमरी। स्टारवेशन मतलब भूख, भूखे रहना, अनशन होता है वैसे, यानी खाना ना मिलना। तो नॉर्मल सेल स्टार्व एंड फाइनली डाई, एंड फाइनली डाई, फाइनली मर जाएंगे।
अच्छा इधर देखो, नॉर्मल सेल में कौन सा जीन होता है, नॉर्मल सेल के लिए चल रहे हैं, तो नॉर्मल सेल हैज प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन होता है जो कि इनएक्टिव होता है। प्रोटो लगा है ना, किसी के आगे प्रो लगाओ, प्रोटो लगाओ, मतलब कैसा होता है, इनएक्टिव होता है ना, तो इनएक्टिव होता है। अब आगे देखते हैं, लेकिन और इसमें एक और जीन होता है, इसमें जीन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब ट्यूमर को रोकने वाला जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। यहां क्या होता है, जब हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस अभी बताएंगे, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जैसे गुटखा, जैसे सिगरेट, जैसे बीड़ी, है ना, जैसे क्या पान मसाला, तो ये सारे लेने पर या अल्कोहल लेने पे, ठीक है ना, क्लियर, तो ये क्या हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं लेने पर। प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट होकर के, प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट होकर क्या बना लेगा, एक्टिवेट होकर ऑन्कोजीन में बदल जाता है, ऑन्कोजीन में बदल जाता है। अब आपको पता है ये एक्टिवेट हो गया है, कैंसर कॉज कर देगा, इसी इसी से होता है कैंसर इज कॉज्ड, यही करता है कैंसर इज कॉज्ड। कौन सा जीन कैंसर कॉजिंग है, ऑन्कोजीन। हम लोगों में देखो अभी इनएक्टिव अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम लोग कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर के ऑन्कोजीन में बदल जाता है, और ऑन्कोजीन ही हम लोगों में कैंसर कॉज करता है, ऑन्कोजीन ही हम लोगों में क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। अच्छा इधर सुनो, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है हम लोगों में कैसा पड़ा हुआ है, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव है कि इनएक्टिव है हम लोगों में, ये एक्टिव है, अभी तो ट्यूमर को रोक रहा है, सप्रेस मतलब रोकना, ये एक्टिव है। अब बताओ इनमें क्या हो जाएगा, इनमें ट्यूमर सप्रेसर जीन को टीएसजी लिख देते हैं, इनमें जो टीएसजी है वो कैसा हो गया, इज इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड। अच्छा बताओ, अब अगर इनएक्टिवेट हो गया तो ये ट्यूमर को क्या करेगा, रोकेगा कि बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। अब आपको सारा फंडा समझ में आ रहा होगा। मतलब मैं हम सब नॉर्मल है तो हमारे अंदर कौन सा जीन होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन। निष्क्रिय है कि सक्रिय है, प्रोटो लगा है तो इनएक्टिव की एक्टिव। लेकिन जब जो लोग जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनमें ये जीन सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होकर के ऑन्कोजीन में बदल जाता है, यानी कैंसर जीन में बदल जाता है। अच्छा अभी हम सब में ट्यूमर सप्रेस हो रहा है कि बढ़ रहा है, सप्रेस हो रहा है ना, क्योंकि ये जीन एक्टिव है, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक, ये जीन इनएक्टिव है और ये एक्टिव है अपने अंदर, लेकिन जिसको कैंसर होगा उसके अंदर ऊपर वाला जीन कैसा हो जाएगा, एक्टिव, और कैंसर कॉज कर देगा, और ये वाला जीन इनएक्टिव हो जाएगा, ट्यूमर को बनने से बढ़ाएगा, रोकेगा नहीं, अब बढ़ाएगा क्योंकि इनएक्टिव हो जाएगा ना। अच्छा अगर ये जीन इनएक्टिव हो गया तो ट्यूमर कॉज होगा। बताओ ट्यूमर क्या है, ट्यूमर इज नथिंग, ट्यूमर ये है भाई साहब, ये जो मास है ना, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, अभी जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, ये जो मास है ना सेल का लाल लाल पूरा, ये जो गुच्छा है पूरे सेल का, पूरा बंच है ना, यही है ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल इज नथिंग, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ट्यूमर कुछ और नहीं है। देखो अभी मैं पूरा पढ़ूंगा, ये सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ द सेल दैट इज ट्यूमर। जो सेल डिवाइड होने लगी कैंसरस की, वो एक मास बना देगी, गुच्छा बना देगी, एक पूरा वो बना देगी एरिया, उसे को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। कैंसरस सेल के, कैंसरस सेल के डिवीजन से, डिवीजन से जो मास ऑफ सेल तैयार होती हैं,
उसे उसे क्या कहते हैं? ट्यूमर सेल्स कहते हैं, या केवल ट्यूमर कह सकते हैं, ट्यूमर सेल्स कहते हैं, उसे ट्यूमर सेल्स कहते हैं, ट्यूमर सेल्स कहते हैं। वो नहीं आएगा। उसे ट्यूमर सेल्स कहते हैं। बताइए, द मास ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर सेल। ये आपको दोनों में डिफरेंस पता लग गया। ये आपको कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल के व्यवहार में अंतर पता चल गया। कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल के व्यवहार में ये अंतर पता लग गया है। हो गया? यानी अभी आपने मोटा मोटा देखा कि इसमें कांटेक्ट डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, उनमें लॉस हो जाती है। इनमें सेल कांटेक्ट में आने के बाद एक दूसरे का सेल डिवीजन रोक देंगी, उसमें ऐसा नहीं होगा। और कैंसरस सेल जो होता है वो नॉर्मल सेल से कंपटीशन करेंगी। कंपटीशन का रिजल्ट ये होगा कि नॉर्मल सेल का सारा वाइटल न्यूट्रिएंट समझते हो, मिनरल, पानी, खाना पीना, विटामिन सब ले लेगी। इससे नॉर्मल सेल तो मरेंगी, लेकिन कैंसरस सेल पनप जाएंगी, क्योंकि कैंसरस सेल को भोजन चाहिए जो नॉर्मल सेल से मिल रहा है। राइट? फिर आपको बताया हम लोगों में प्रोटो ऑन्कोजीन है, इनके अंदर ऑन्कोजीन बन गया। हम लोगों में ट्यूमर सप्रेसर जीन सक्रिय था तो ट्यूमर नहीं हो रहा था, इनमें ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो गया तो ट्यूमर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि कौन सा जीन जिम्मेदार है? अभी लिखाऊंगा, रुक जाइए। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो मास ऑफ द सेल बना दैट इज नोन एज ट्यूमर सेल, या केवल आप लोग बोल देते हो सर ट्यूमर हो गया। कहते नहीं ब्रेन में ट्यूमर हो गया, कहीं कहीं ट्यूमर हो गया, यहां ट्यूमर हो गया, कहीं ट्यूमर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। ट्यूमर के प्रकार, आंसर आएगा दो प्रकार का होता है। एक होता है बिनिंग ट्यूमर, और एक होता है मैलिग्नेंट। जो बिनिंग ट्यूमर होता है उसमें होता क्या है, ये कन्फाइंड होता है पर्टिकुलर जगह पे। जैसे यहां ट्यूमर हो गया तो यहीं पे रहेगा, यहीं रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। अगर ट्यूमर या गांठ बोल दें, ट्यूमर या गांठ अगर यहां बन गई या यहां बन गई तो यहीं रहेगी, कहीं और शिफ्ट नहीं होगी, और बस्ट नहीं होगी, फटेगी नहीं। यानी कि जो नॉर्मल सेल है उसके संपर्क में आने का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसका मतलब लिटिल डैमेज करेगा कि मोर डैमेज करेगा? लिटिल डैमेज की मोर डैमेज? लिटिल डैमेज करेगा। यानी ये पर्टिकुलर जगह पे कंफाइंड रहता है। जैसे मान लो ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, और यहां पे अभी हम बनाएंगे, ये नॉर्मल सेल है, ये ट्यूमर वाली सेल है। अब देखो ये कंफाइंड है, इतने ही एरिया में सीमित है। ये कंफाइंड टू द प्लेस, फिगर नहीं बनाना, सिर्फ समझना है। इट कंफाइंड, यहां पे कंफाइंड, कंफाइंड का मतलब सीमित रहना, सीमित। इट कंफाइंड टू पर्टिकुलर ओरिजिनल प्लेस, ये ओरिजिनल प्लेस पर कंफाइंड रहती है। सिर्फ थ्योरी लिखनी है, फिगर नहीं बनाना, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। इट कंफाइंड टू ओरिजिनल प्लेस, मतलब ये देखो ये कैंसरस सेल है,
और ये कौन सी सेल है? नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल के संपर्क में नहीं आती, मतलब नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में जल्दी नहीं आती। ये नहीं लिखना कभी नहीं आती, जल्दी नहीं आती। सो कॉज लिटिल डैमेज की मोर डैमेज, बहुत कम नुकसान पहुंचाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन है लिटिल डैमेज, बहुत कम नुकसान पहुंचाएंगे। अब जबकि इसके साथ क्या है? उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। ये बस्ट हो जाएगा। अच्छा जरा सोचो, बस्ट हो जाएगा तो नॉर्मल सेल के संपर्क में आएगा, और नॉर्मल सेल के साथ वही करेगा कंपटीशन, सारा खाना खा जाएगा, खुद अपनी संख्या बढ़ाएगा और ब्लड द्वारा दूसरी जगह पहुंच जाएगा, और दूसरी जगह जाकर के फिर क्या करेगा? वहां पे भी नया ट्यूमर कॉज कर देगा। यानी एक जगह ट्यूमर हो गया तो बॉडी में न जाने कितनी जगह ट्यूमर हो जाएगा। मतलब खतरनाक दोनों में से कौन सा है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब ही होता है जिससे मौत ज्यादा हो, जो भयंकर हो, जो ड्रीडेड हो। ये ट्यूमर बस्ट हो जाता है, बस्ट होकर ब्लड द्वारा अदर ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, अदर ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। और वहां नया ट्यूमर सेल बनाता है। और नई ट्यूमर सेल को बोलते हैं क्या? दैट इज नियोप्लास्टिक सेल। नई ट्यूमर सेल को क्या बोलते हैं? नियो मतलब नया, नियोप्लास्टिक सेल्स। और इसकी इस प्रॉपर्टी को, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली, दूसरी जगह से तीसरी जगह फैलने वाली, इसकी इस प्रॉपर्टी को, फैलने की प्रॉपर्टी को बेटा स्टैसिस की जेनेसिस, स्टैसिस आपने जेनेसिस पढ़ोगे आगे चल के, उसमें पॉलिप मेडूसा में बदलता है, मेडूसा पॉलिप में बदल जाता है। इसकी इस फैलने की प्रॉपर्टी को, स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी को, स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर इज नोन एज, इसको बोलते हैं मेटा स्टैसिस। और दिस इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे डरावनी प्रॉपर्टी यही है भाई। एक जगह ट्यूमर हुआ था, ठीक है, ट्यूमर होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। किसी को बोल दो मुझे ट्यूमर हो गया, अरे बहुत बड़ी चीज है। ब्रेन में एक जगह ट्यूमर हुआ, चलो ऑपरेशन करके निकाल देंगे, सर्जरी करके निकाल देंगे। अब वो ट्यूमर फट गया, फैल गया, ब्रेन में पूरे पूरे में ट्यूमर हो गया, या अदर पार्ट में जाके ट्यूमर हो गया, आप बताइए कि क्या पूरा ब्रेन निकाल दोगे? और अगर पूरा ब्रेन निकाल देंगे, सर्वाइवल है? नहीं है। तो मेटास्टेसिस इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, सबसे भयानक प्रॉपर्टी है, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्यूमर, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्यूमर, सबसे भयानक प्रॉपर्टी है इस ट्यूमर की, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्यूमर। आया हुआ क्वेश्चन है काफी बार, पूरी एनसीईआरटी की चीजें हैं आपको बताए जा रहे हैं। तो दो तरह का ट्यूमर हो गया, मैलिग्नेंट और बिनिंग। ब्लड कैंसर एक्चुअली में है तो मैलिग्नेंट, लेकिन उसमें ट्यूमर नहीं बनता। ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं बन पाता है क्योंकि वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है,
इसलिए दिस इज द ओनली कैंसर विच इज ट्यूमरलेस। ब्लड में ट्यूमर नहीं बन पाता, पर ब्लड कैंसर मैलिग्नेंट है, फैलता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। मेरा एक फ्रेंड था पवन चावला, तो पवन चावला था चाइल्डहुड फ्रेंड, तो उस पवन चावला, पीयूष चावला नहीं, तो पवन चावला था, तो वो उसका क्या होता था, हर हफ्ते ब्लड टेस्ट, वो डायलिसिस होती थी। तो हम लोग पूछते थे भाई क्या हो गया, तो वो बताता नहीं था। एक दिन बड़ा इमोशनल हो गया तो बताया मुझे ब्लड कैंसर है। तो अब वो जब हम लोग छोटे ही थे क्लास 8th में, तो ही इज नो मोर, मतलब मुझे याद आ गई ब्लड ट्यूमर से आपने बोला। हाँ, और ब्लड कैंसर तो कभी सही होता ही नहीं। हम्म। हाँ, आपके हाँ होता है यूजुअली, बच्चे कहाँ रहेंगे, स्कूल में ही तो रहेंगे। नहीं नहीं, जेनेटिकल कुछ ल्यूकीमिया फैलता है। फाइलोडेल्फिया पढ़ाएंगे आपको, फाइलोडेल्फिया जगह का नाम था, वहां ब्लड कैंसर होता है, मम्मी पापा को तो बच्चों में फैल जाता है। बताएंगे आपको, फाइलोडेल्फिया का केस वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन बता देंगे। कुछ फैलता है कुछ। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कौन सा भयानक कैंसर है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट कहीं भी आ जाए मतलब जानलेवा। आप बताओ कौन सा मलेरिया वो था बहुत भयानक मैलिग्नेंट? फैल्सीपैरम। सही है ना? वैसे ये भी भयानक है। अब आगे चलते हैं, कैंसर के कॉज क्या है, कैंसर कैसे होता है? कॉज, कारण। कैंसर का कारण क्या है? कैंसर के 3 कारण हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट, कैंसर कॉज होता है कार्सिनोजन से। कार्सिनोजन, ये कैंसर कॉज करते हैं। कार्सिनोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कार्सिनोजन क्या होते हैं अभी बता दिया था, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। कैंसर कॉज करने वाले सब्सटेंस को कार्सिनोजन कहते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल। अब फिजिकल में क्या आएगा? इसमें आती हैं रेज, कुछ रेज आती हैं, इंक्लूड सम रेज, जो हम देख नहीं पाते, इंक्लूड सम रेज। अब उसमें भी 2 टाइप के आएंगे, एक नॉन आयोनाइजिंग और एक आयोनाइजिंग। तो पहले आयोनाइज्ड वाली बता दें। आयोनाइजिंग वाली, आयोनाइजिंग वाली में 2 आएंगी, एक्सरे और गामा रेस। बहुत खतरनाक होती है एक्सरे और गामा रेस। एटम बम मना करते हैं ना कि एटम बम मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो, उसमें पता है एक्सरे जो होती है इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी की प्रोड्यूस होती है, जिससे पूरी बॉडी जो होती है वो डैमेज हो जाती है, पूरी बॉडी के आर पार निकल जाती है, बॉडी छलनी हो जाए जिसको बोलो। गामा रेज जो होता है ये हमारे सेल के अंदर डीएनए में बदलाव कर देता है, और डीएनए में अचानक होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। समझिए कितना खतरनाक है। हिरोशिमा और नागासाकी में यही तो हुआ, यही तो हुआ था। और आदमी वेपराइज्ड हो जाता है, जहां पे जिसके ऊपर फटता है ना वो वेपराइज्ड, और जो 50 किलोमीटर दूर बैठा है वहां तक असर हो जाता है, 100 किलोमीटर दूर तक असर हो जाता है, 50 से 100 किलोमीटर रेडियाई में असर हो जाता है इसका, इतना भयंकर है। इसीलिए तो आयोनाइजिंग है, कितनी खतरनाक है देख लो। ठीक है, और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग का उदाहरण है यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, लेकिन इसका ये मतलब ना समझा जाए कि ये नुकसान नहीं करेगी। यूवी रेस तो और खतरनाक है, यूवी रेस तो और खतरनाक है, स्किन कैंसर कॉज कर देती है, आंखों में कैटरेक्ट कॉज कर देती है, स्नो ब्लाइंडनेस। चलो फिजिकल हो गया। केमिकल में क्या होता है? केमिकल में होता है जैसे टोबैको, स्मोक, सूट, सूट यानी धुआं, काला धुआं, चिमनी से निकला काला धुआं सूट, फ्लाई एश,
जो चिमनी से वो बारीक बारीक पार्टिकल निकलते हैं उन्हें फ्लाई एश कहते हैं। फ्लाई एश, एल्कोहल, एल्कोहल एसेट्रा, मेन बता दिए। टोबैको, स्मोकिंग, सूट ये होता है जो चिमनी से धुआं निकलता है, अब लेकिन उसमें चिमनी से धुआं जिसमें काले काले पार्टिकल होते हैं उसे फ्लाई एश कहते हैं। फ्लाई एश। अगर आप व्हाइट शर्ट पहन के निकलो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, आपके ऊपर काली 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 डस्ट पार्टिकल आ जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लाई एश। और जो काला धुआं का गुब्बार निकलता है वो सूट है। प्रदूषण के कारण देखा होगा पत्तियां वगैरह भी देखिएगा, सर्दियां आ रही हैं, पत्तियां वगैरह बिल्कुल धूल से ढक जाएंगी और स्मोकी स्मोकी हो जाएगा, ये सूट है, सूट धुएं जैसा। हो गया। अब देखिए ये वाला केस बता दें, इस केस में क्या होगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर हो जाए, किसी माइक्रोब्स की वजह से हो जाए, देखिए ये सब केमिकल है ना, और ये क्या है, फिजिकल। आप बताओ फिजिक्स में रेस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, है ना। उसी तरह केमिस्ट्री में आप, टोबैको केमिकल है, निकोटीन होता है। स्मोक, धुएं में भी क्या होता है, टार होता है, टार, टार से ही कैंसर होता है, टार, टार ही फेफड़ों में जम जाता है। उसके अलावा सूट, धुएं में धुएं के पार्टिकल फेफड़ों को काला कर देते हैं, ठीक है। फ्लाई एश, धुएं में जो पार्टिकल होते हैं काले काले, वो सांस के थ्रू अंदर चले जाएंगे और आपके सांस की नली को नुकसान पहुंचाएंगे। एल्कोहल लिवर कैंसर कॉज कर देता है, सुना ही होगा। इसका मतलब बायोलॉजिकल जो है, बायोलॉजिकल इसमें क्या आएगा, इसमें आएंगे माइक्रोब्स आ जाएंगे, माइक्रोब्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे वायरस, मेनली वायरस। हालांकि वायरस को हम लिविंग नहीं मानते, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें लेंगे वायरसेस, इट इंक्लूड वायरसेस। वायरस के पास होता है, इनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। कैंसर कॉजिंग वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस आएगा इसमें, इनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस। दे हैव वायरल ऑन्कोजीन, इनके पास कौन सा जीन है, वायरल ऑन्कोजीन। दे हैव वायरल ऑन्कोजीन, इसके पास वायरल ऑन्कोजीन है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल बता दें, इसके दो एग्जांपल हैं, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी, और एक आप पढ़ चुके हो एचआईवी। एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एचपीवी लिखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और एचआईवी तो आप सब पढ़ ही चुके हो। कैंसर कॉजिंग वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस यानी कैंसर कॉजिंग वायरस। इनके जीन को वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। ये करते क्या है, इनके जो वायरल ऑन्कोजीन है वो हमारे सेल के प्रोटो ऑन्कोजीन, हमारी सेल में कौन सा जीन था, प्रोटो ऑन्कोजीन को सक्रिय कर देता है। हमारी सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन था, प्रोटो ऑन्कोजीन को ये वायरल ऑन्कोजीन क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट। अभी तक इनएक्टिव पढ़ा था ना, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट। इसको सेलुलर ऑन्कोजीन भी कहते हैं क्योंकि हमारी सेल का है, वो वायरल का ऑन्कोजीन है, वो वायरस का ऑन्कोजीन है, ये सेलुलर सेल का ऑन्कोजीन है, सेलुलर ऑन्कोजीन। बताओ प्रोटो ऑन्कोजीन का दूसरा नाम सेलुलर ऑन्कोजीन। और वायरस को सेल तो बोल नहीं सकते, वायरल तो ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, इसलिए उसके लिए हमने वायरल ऑन्कोजीन वर्ड यूज किया है। बताइए इसका जीन हमारे इस जीन को क्या कर देगा, एक्टिवेट। अगर एक्टिवेट हो गया तो बताओ ये किस में बदल जाएगा, ऑन्कोजीन। और ऑन्कोजीन में बदल जाएगा तो क्या कॉज कर देगा, कैंसर। देखो एचआईवी ऐसे कैंसर कॉज करता है,
हमारे सेलुलर या प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करके ऑन्कोजीन में बदल देगा। इस प्रकार कैंसर हो जाता है। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लो। कैंसर हो गया इसलिए रेड कलर से बना दिया। ये नॉर्मल सेल था, नॉर्मल सेल था ना। ये कैसी सेल है? नॉर्मल। नॉर्मल सेल में शुरुआत में ही बताया था कैसा जीन था। हाँ इनएक्टिव। नाम क्या था? प्रोटो ऑन्कोजीन। उसी को सेलुलर ऑन्कोजीन भी कहते हैं। वायरस के लिए हम सेलुलर ऑन्कोजीन क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहे थे? वायरस इज ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। वायरस सेल है ही नहीं, वायरस में देयर इज नो सेल इन वायरस। इस प्रकार तीन तरह के कार्सिनोजन थे। फिजिकल में भी दो थे, आयोनाइजिंग में एक्सरे और गामा रेस, नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेस। कई बार पूछा गया है, ठीक है। केमिकल में टोबैको, स्मोक, सूट, फ्लाई एश, एल्कोहल। नहीं याद हो, 1 2 3 जरूर याद करिए। टोबैको स्मोक और एल्कोहल, ये तीन आपके सिलेबस में है। ये एक बार छोड़ भी दोगे चलेगा। बायोलॉजिकल वाले में ये सिलेबस में है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं जो सिलेबस में ना हो। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। अब क्या होता है? अब कैंसर कैसे कॉज होता है ये भी पता चल गया। कैंसर क्या था, नॉर्मल सेल से कैसे विभिन्न था हमने देखा। पहले हमने तुलना कराई, फिर हमने बताया कि कैंसर कॉज कैसे होता है, 3 एजेंट से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कैंसर का टेस्ट कैसे करें। टेस्ट नहीं, उसके पहले नोट डालो एक हेडिंग 50 का। उसके पहले एक 50 का नोट डालो। 50 का डालोगे कितने सारे पैसे हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। नोट, अब नोट डाल लिया होगा आपने 50 या 100 का जो चिल्लर पड़ा हो। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? अब इसमें ये पढ़ना है कि इंडिया में, पहले वर्ल्ड की बात करते हैं। वर्ल्ड में एक मेल में कैंसर बहुत कॉमन है, एक फीमेल में, तो पहले वो लिखते हैं। ग्लोबल डाटा बता रहा हूं। ग्लोब मतलब वर्ल्ड लेवल पे। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल पूरे वर्ल्ड में। फिर भारत में आते हैं, इंडिया में देखते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। 4 क्वेश्चन आते हैं, सुनो आंसर सुन लो भाई। भारत में तो लोग गुटखा ज्यादा खाते हैं, तो ओरल कैंसर होगा, बताओ। तम्बाकू ज्यादा ऐसे करके, तम्बाकू ऐसे करके ज्यादा खाते हैं और ऐसे। है ना? और गुटखा ज्यादा खाते हैं, तो गुटखा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई साहब कहाँ जाना है बेटी? ऑटो वाले कितना किराया? पहले तो ऐसे करेंगे, वो 5 रुपए, कहीं चू ना जाए। हाँ, मतलब बता रहे हैं, हम अपने समय वाली बात बता रहे हैं। आपके समय में 10 हो गया मिनिमम। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, नहीं भाई अभी बताया। पूरे वर्ल्ड में लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं,
कोई भी टीवी मूवी में देखो, कोई इंटरनेट पे देखो, सिगरेट का दिखाया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में सिगरेट है, हमारे यहाँ गुटखा है, उनके यहाँ सिगरेट ज्यादा बिकती है। यानी यानी समझ गए ना कौन सा कैंसर? लंग कैंसर। भारत में मेल में बताओ, ओरल कैंसर। प्रोस्टेट के पीछे क्यों पड़े हो भाई? प्रोस्टेट कैंसर किसने बता दिया? वो भारत में प्रोस्टेट कैंसर की नौबत बहुत बाद में आती है, ओरल कैंसर बहुत कॉमन है ना? आगे देखो, और यहां सुनिए, फीमेल में कौन सा कैंसर है? वो तो सिगरेट पीती नहीं है, वहां ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं। पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड किया जाता है, और जहां पे ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड किया जाता है वहां ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। क्यों? प्रेगनेंसी के बाद मिल्क इकट्ठा हो जाता है, मिल्क जम जाता है, उस मिल्क को डैमेज करने के लिए ट्यूमरस सेल बन जाती है, और यानी कि मिल्क कैंसर हो गया, जिसको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड कैंसर। यानी कौन सा कैंसर है? मैमरी ग्लैंड कैंसर, या ब्रेस्ट कैंसर बोलो। और भारत में अनहाइजीन की वजह से सर्विकल कैंसर, सर्विकल कैंसर। वेजाइना होता है ना, वेजाइना, उसके नीचे ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं सर्विकल कैंसर। क्योंकि भारत में क्या होता है, अभी भी पता है, अभी भी 100% फीमेल पे सर्वे किया गया। अभी भी बहुत सारे गांव देहात और इवन से शहर ऐसे हैं जहां सैनिटरी पैड यूज ना करने से मेंस्ट्रुअल अनहाइजीन हो जाता है। मेंस्ट्रुअल अनहाइजीन होने के कारण सर्विक्स में इंफेक्शन हो जाता है। तो बताओ भारत में कौन से कैंसर? सर्विकल कैंसर, अनहाइजीन की वजह से, अनहाइजीन की वजह से सर्विकल कैंसर। और पूरे विश्व में ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से ब्रेस्ट कैंसर। तो मेल में पूरे वर्ल्ड में लंग, भारत में ओरल, फीमेल में पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट, और भारत में सर्विकल। ना दिया हो तो वेजाइनल कैंसर, एक ही बात है। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना, ये भी कैंसर कॉज करता है, एसटीडी से संबंधित है। आगे चलते हैं, कैंसर का टेस्ट कैसे करें, परीक्षण कैसे करें? टेस्ट ऑफ कैंसर या डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहला है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या करते हैं, सिर्फ समझ लीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा संदेह वाली स्थान से काट के निकालते हैं, थिन स्लाइस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, थिन स्लाइड ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, थिन स्लाइड ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, ठीक है ना? थिन स्लाइड ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू are taken and studied under microscope by pathologist। ऐसा काम नॉर्मल व्यक्ति करेगा कि पैथोलॉजिस्ट करेगा? पैथोलॉजिस्ट। इसी की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। टिश्यू की स्टडी को ही बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, एंड दैट इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। वो लिखा हुआ है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। सेकंड चीज है, सेकंड चीज है रेडियो वो बोन मैरो एंड ब्लड टेस्ट। ये किस केस में काम आएगा? फॉर ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर में कर सकते हैं, दैट इज ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर का नाम ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर का नाम होता है ल्यूकीमिया, मेडिकल नेम है ल्यूकीमिया।
तो दो चीजें हो गई, एक हो गया आपका बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, और दूसरा हो गया आपका कौन सा, दूसरा हो गया ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किस केस में करते हैं? ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया। डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है ना, तो डब्ल्यूबीसी के लिए ल्यूको वर्ड यूज करते हैं, ल्यूकीमिया। अब तीसरा है लंग कैंसर इत्यादि के लिए हम रेडियोग्राफी करेंगे। रेडियोग्राफी यानी एक्सरे, रेडियोग्राफी यानी एक्सरे। हो गया। अब रेडियोग्राफी यानी एक्सरे, अगला है रेडियोग्राफी ब्रैकेट में एक्सरे फॉर लंग कैंसर। अब करेंगे सीटी स्कैनिंग, पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफिक या टोमोग्राफी स्कैनिंग, सीटी स्कैनिंग। एक करते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इन दोनों, इसमें भी पता है एक्सरे यूज करते हैं, ऑल्सो यूज्ड एक्सरे, इसमें भी एक्सरे यूज करते हैं। और आपको पता है ये दोनों ही 3D इमेज प्राप्त करने के लिए, इंटरनल और 3D इमेज प्राप्त करने के लिए होता है। इंटरनल ऑर्गन के कैंसर के बारे में पता कराने के लिए होता है, वो भी 3D इमेज देता है। इससे हम इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर, इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज निकालकर, इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज निकालकर कैंसर का पता लगा सकते हैं। 3D इमेज मिलेगा कि 2D? 3D किससे? दोनों से, सीटी से भी एमआरआई से भी 3D इमेज निकालकर कैंसर का पता लगाते हैं। अच्छा, एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती कि नॉर्मल? एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है ये नॉन आयोनाइजिंग है कि आयोनाइजिंग? नॉन आयोनाइज्ड, इसलिए खतरनाक नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर यूज पता है इतनी स्ट्रॉन्ग कि कभी कभी लोहे वगैरह को खींच लेती है अंदर। आप गूगल करके देखना, आप गूगल करके देखना, एक बार जब शुरुआत हुई थी तो एक इंस्पेक्टर साहब आए थे अपनी एमआरआई करवाने, पिस्टल लगी होती है। आप पिस्टल लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप बेल्ट उतार दो। उनको, भाई उसको तो पता ही है जो करता है। उन्होंने कहा तुम्हें अभी अंदर कर दूं क्या? तुम्हें ज्यादा वो सवार है, मैं अब कहोगे वर्दी उतार दो, नहीं माने। भाई साहब मशीन चालू हुई, सटाक से अंदर खींच लिया। मतलब काफी तेज, उनको चोट वोट भी लग गई। मतलब तो वो ये नहीं देखता पुलिस हो डॉक्टर साहब हो क्या हो, वो ये देख रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। कई बारी शुरुआत में छोटी छोटी चेयर होती है जिसपे पेशेंट को बिठाते हैं, छोटी लोहे की, खींच लिया, इतनी तेज खींच लिया। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए लोहे की वस्तुओं को बिल्कुल बैन कर दिया जाता है एमआरआई रूम में। इसीलिए मेटालिक चीज बैंड है बिल्कुल। कौन सी? क्या गलती हो गई भाई? SING आएगा ना?
आर यूज्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड। इसीलिए पता है सबसे एक्यूरेट यही है। सबसे एक्यूरेट कौन सा है? सबसे एक्यूरेट मेथड यही है। सबसे एक्यूरेट भी है और सबसे सेफ भी है। सबसे एक्यूरेट भी है और सबसे सेफ भी है। सर सेफ क्यों? अभी तो आप बता रहे थे वो, क्योंकि इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल रेज यूज नहीं की जाती है। नहीं, पेशेंट को भी कोई नुकसान नहीं। अब भाई प्रिकॉशन है वो तो, लोहे की वस्तुएं ना ले जाना वो प्रिकॉशन में आ गया। सबसे एक्यूरेट और सेफ मेथड एमआरआई माना जाता है। एमआरआई कभी नुकसान नहीं करती, लेकिन सीटी स्कैनिंग नुकसान करती शरीर के लिए, क्योंकि एक्सरे यूज कर रहे हैं। देखो, एंटीजन के खिलाफ या अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का पता करके, एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। हालांकि कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी एंटीबॉडी तो बनाएगी। एंटीजन यानी कैंसर, कैंसर को एंटीजन मान लिया गया। एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का पता करके, पता करके कैंसर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैंसर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब कैंसर के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है शरीर में। इसका अगर हम पता कर लें तो हमको यह पता चल जाएगा कि कौन सा कैंसर है, क्योंकि उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी का पता करके कैंसर का पता लगाया जा सकता है। आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, इसके बाद बायोटेक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। 9 क्वेश्चन, 36 नंबर, एक चैप्टर से 9 क्वेश्चन, केवल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले से 9 क्वेश्चन। कोरोना काल में 2020 में 10 क्वेश्चन, लास्ट के लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन, उसके लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन, मतलब 7 8 9 7 8 9 ऐसे ही चल रहा है। और इस बार फिर आएंगे 8 9, देखिएगा। तो आपको वेटेज वाला चैप्टर पहले पढ़ाया जा रहा है, और आप कोई भी अनसॉल्व उठा लो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अनसॉल्व मैं कराऊंगा भी, ऐसा नहीं कराऊंगा। अनसॉल्व कराएंगे, फिर जब रिवीजन कराएंगे तो 1 डे सीरीज चलाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज। फिर तो आपने पढ़ ही रखा है ना, थोड़ा रिवाइज करके आओगे नोट्स, और हम यहाँ 1 डे 1 सीरीज चलाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे उसका क्वेश्चन कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, मतलब एक चैप्टर एक दिन में, फिर पीवाईक्यू नेक्स्ट डे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या कह रहे हैं? मार्च तो बहुत दिन है भैया, सिलेबस ही पहले हो जाएगा, मार्च तक क्या करेंगे, अचार डालेंगे। हमारे चैप्टर देखते हो टाइम नहीं लगता हमें, हफ्ते भर में निपट जाता बड़े से बड़ा चैप्टर। हम क्योंकि पूरा टाइम का विशेष ध्यान रखते हैं, हम टाइम को बहुत सही मैनेज करके चलते हैं। हमें पता है आज कैंसर खत्म करना है तो खत्म करना है, देख लो। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम भगा देंगे ना, पता है कैसे पढ़ाना है, ये पैटर्न है हमारे पास। अब कल ड्रग्स पढ़ानी है तो पढ़ानी है, कल ड्रग्स हो जाएगा, ड्रग का सेक्शन कल, परसों हो जाएगा एडोलसेंस और प्रॉब्लम्स, और उसके बाद एक टर्न और लेंगे, फिर खत्म।
उसके बाद पीवाई क्वेश्चन करा देंगे बहुत सारे। कल भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कैंसर के कल कराएंगे। हो गया। अच्छा, आजकल क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, वो होती क्या है बाद में पता चलेगा। आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा पर्सन के कैंसरस जीन की ससेप्टिबिलिटी की सेंसिटिविटी बोल दें, सेंसिटिविटी का पता लगा लेते हैं। अच्छा, जैसे मुझे पहले ही मेरे जीन का पता लग जाएगा कि मेरे को कैंसर होगा कि नहीं होगा। मतलब मेरा प्रोटो ऑन्कोजीन पहले ही चेक कर लिया जाएगा कि मेरा और आपका मान लो चेक किया गया, अब पता लगा कि मेरा जीन ज्यादा सेंसिटिव है, आपका जीन कम सेंसिटिव है। अब बताओ किसके जीन में जल्दी परिवर्तन होगा, मेरे में, तो मुझे कैंसर होने का चांस ज्यादा है। तो अब करेंगे क्या, वो सलाह देंगे मुझे कि ना आप तो टोबैको खाना, ना गुटखा खाना, ना शराब पीना, और ना ही सिगरेट पीना, और बीड़ी भी जिगर से नहीं जलाना, है ना। आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा पर्सन के कैंसरस जीन की सेंसिटिविटी का पता लगा लेते हैं, और पर्सन को कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस से दूर रहने की सलाह दी जाती है, और ऐसा भारत में तो नहीं होता। दूर रहने की एडवाइस की जाती है। भारत में पी के ही सोचा जाता है। एक सिगरेट पियो फिर सोचेंगे क्या करना है, और एक बार गुटखा दबा लो फिर सोचो में क्या करना है। जुआ केसरी, अब तो टाइगर भी आने लगा जुआ केसरी में। हाँ, ये से जिसको काम धंधा नहीं मिलता वो ऐड करता है ये वाले। तो आज का एक्चुअली इसका क्या है, यूएसए में बड़ा उपयोग है। जैसे मेरी मेडिकल पॉलिसी है भारत में, हम लोगों की है, या आपकी होगी, या पापा की होगी, मम्मी की होगी, जिसकी भी। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग का बस एक नॉर्मल टेस्ट हुआ, ईसीजी का टेस्ट हुआ, मेडिकल पॉलिसी पास, कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो उसका एक प्रीमियम आने लगा कि भैया इतने लाख का इतना होगा, इतने करोड़ का इतना आएगा, दो ही चीज होती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। मेरा मेडिकल जो पॉलिसी का वो है प्रीमियम, वो अलग होगा, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। क्यों? मेरे जीन ज्यादा सेंसिटिव तो मेरा प्रीमियम हाई, इनका कम सेंसिटिव तो इनका प्रीमियम लो, इनका और कम सेंसिटिव तो इनका प्रीमियम और कम, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जिसका लाइफ थ्रीटिंग ज्यादा है उसका प्रीमियम बढ़ा देगा कि बता अगर मुझे कैंसर होने का चांस ज्यादा है तो मुझसे ज्यादा वो प्रीमियम वसूला जाएगा, क्योंकि कल मैं जब एडमिट होऊंगा मुझे कैंसर होगा तो क्लेम भी तो देना पड़ेगा, सही कि नहीं है। तो दूर रहने की एडवाइस दी जाती है। तो कैंसर कैसे होता है, कैंसर के कॉज क्या थे, नॉर्मल सेल कैंसर सेल में क्या डिफरेंस था, फिर कैंसर कैसे डायग्नोस करेंगे, इतनी बातें हमने आपको बता दी। अब एक टॉपिक आ रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वो बता दें। If diagnosed earlier, then can be treated. अगर अर्लियर डायग्नोस हो गया तो ट्रीट कर देंगे, कैन बी ट्रीटेड। अगर अर्लियर डायग्नोस हो गया तो ट्रीटमेंट है, और लेट हो गई तो आप भी जानते हो, कहते नहीं थर्ड स्टेज में पहुंच गया, फोर्थ स्टेज में पहुंच गया, अंतिम स्टेज में पहुंच गया, है ना।
तो फिर नहीं हो सकता। सेकंड स्टेज तक इलाज है, थर्ड और फोर्थ स्टेज में, लास्ट स्टेज में पहुंच गया तो बिल्कुल इलाज नहीं। पहली इसकी है सर्जरी। सबसे पहले सर्जरी, जहां कैंसर है उसी को काट के हटा दो। नंबर 2 कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, नाम सुना भी होगा। करते क्या है इसमें? इसमें क्या करते, केमिकल द्वारा कैंसरस सेल को मार देते हैं। केमिकल द्वारा कैंसरस सेल को मार देते हैं। अगर केमिकल द्वारा मारेंगे तो कीमोथेरेपी, और अगल बगल कैसी सेल है? नॉर्मल सेल। ये कैंसरस सेल को केमिकल की मदद से मारना। ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल सेल को कोई नुकसान ना हो। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं 2-2, 3-3 करोड़ की, जो क्या होती हैं, सेट कर दी जाती हैं, वो इसी पिन पॉइंट पर, उसकी एक्यूरेसी 99.9% है। मतलब वो एक्यूरेसी का मतलब समझ रहे हो, इतने ही क्षेत्रफल पे काम करेंगी, इतने ही एरिया पे काम करेंगी, एक भी पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, याद रखिएगा। अभी किसी को हो गया है तो उनकी इलाज चल रही है, मतलब हमारे नहीं, किसी दूसरे के, तो उनको हो गया है ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर सेकंड स्टेज में है, तो उनको लीलावती हॉस्पिटल है मुंबई में, तो वहां पे उनको अभी 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की एक मशीन है, इंडिया में एक ही है बस, लीलावती में है। ठीक है, वो क्योंकि हर मशीन हर जगह नहीं है ना, एक है जिसका 1.5 लाख रुपए पर डे लगेगा, और एक है जिसका 1.25 लाख पर डे लगेगा। जो जिसकी एक्यूरेसी 99.99 है वो 1.5 लाख पर डे पे मारेगी, और जिसकी एक्यूरेसी जो है वो 95% है वो 1.25 लाख रुपए ले रहे हैं। तो मशीन भी तो है 2 करोड़ की, और 2 करोड़ मशीन को रख रखाव, टेस्ट करने वाला, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और केमिकल बड़े बड़े महंगे आते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब वो लिया H2SO4 डाल दिया, रगड़ दिया, तेजाब से साफ टॉयलेट थोड़ा ना है। कैंसरस सेल को केमिकल की मदद से किल कर देते हैं। ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल सेल को कोई नुकसान ना हो। यही काम यहां पे रेडिएशन की मदद से, यहां सेम वर्क इज डन बाय रेडिएशन, सेम वर्क इज डन बाय, यही काम यहां रेडिएशन से करेंगे। जो काम वहां केमिकल से कर रहे हैं वो काम यहां पे रेडिएशन से करते हैं, और ज्यादातर केसेस में तीनों थेरेपी यूज करनी पड़ जाती है। इसको बोलते हैं कंबाइंड थेरेपी। वन प्लस टू प्लस थ्री, तीनों एक साथ यूज करते हैं। सर्जरी के बाद कीमो भी कराई जाती है और रेडियो भी कराई जाती है, इसको बोलते हैं कंबाइंड थेरेपी। और ऐसा मोस्ट ऑफ द कैंसर में होता है, मोस्ट ऑफ द कैंसर, ज्यादातर कैंसर में ऐसा ही होता है, कंबाइंड थेरेपी। ज्यादातर कैंसर में कौन सी थेरेपी यूज की जाती है? कंबाइंड, कंबाइंड थेरेपी यूज की जाती है। ज्यादातर कैंसर में कंबाइंड थेरेपी यूज की जाती है। और एक लास्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, कीमो में केमिकल की मदद से मारते हैं, रेडियो में रेडिएशन की मदद से मारते हैं, सर्जरी में जड़ से ही उखाड़ देते हैं, मतलब जड़ से निकाल देते हैं,
अच्छा, कंबाइंड में तीनों कभी कभी करनी पड़ जाती है। भाई आपने ट्यूमर निकाल दिया, अगल बगल की कुछ कोशिकाएं कैंसर वाली रह गई, फिर पनप जाएगा, उनको रेडियो और कीमो से मार देते हैं। और आखिरी है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनिटी की मदद से मारते हैं। पांचवा है इम्यूनोथेरेपी। लास्ट है, खत्म, कैंसर खत्म। देखो होता क्या है, कैंसरस सेल कैंसरस सेल हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाती हैं, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उनका कुछ कर नहीं पाता। ये इम्यून सिस्टम इस पे भारी नहीं पड़ पाता, ये इम्यून सिस्टम पे भारी हो जाती है। मतलब कैंसरस सेल हमारे इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट नहीं हो पाती। बच जाने का मतलब है डिटेक्ट नहीं हो पाती इम्यून सिस्टम से, हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा डिटेक्ट ना हो पाने के कारण पनपता रहता है। तो इसीलिए आप क्या करो, इम्यूनोथेरेपी दे दो। यानी एक होता है अल्फा इंटरफेरॉन, एक इंटरफेरॉन और पढ़ चुके हैं, याद है? अल्फा इंटरफेरॉन, एक इंटरफेरॉन और पढ़ चुके, वो एंटीवायरल था, वो एंटीवायरल है। और ये भी है, ये अल्फा इंटरफेरॉन है, वहां अल्फा नहीं लगा था, ये इंटरफेरॉन है वो वाला, अल्फा वाला, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अल्फा इंटरफेरॉन। दिया जाता है पेशेंट को, क्या दिया जाता है? अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है, ताकि ये पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ा दे। और कैंसरस सेल डिटेक्ट होके मारा जाए। इसीलिए इसको पता क्या बोलते हैं? सो अल्फा इंटरफेरॉन शॉर्ट में लिख दिया, इज नोन एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। एनसीईआरटी की ये लाइन काफी बार पूछी गई है, मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर किसे कहते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, मोदी जी का फायर है। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर बुलाते हैं। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं क्या? इम्यूनो पोटेंशियल ड्रग। इम्यूनो पोटेंशियल की इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यूनो पोटेंशियल ड्रग है भाई साहब। याद करिए, इम्यूनो सप्रेसिव कौन सी थी? साइक्लोस्पोरिन ए। अब हमको साइक्लोस्पोरिन ए नहीं देनी है, अब हमको देनी है इम्यूनो पोटेंशियल ड्रग, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग की इम्यूनो पोटेंशियल ड्रग। तो कैंसर के बारे में सारा डाटा पता चल गया है।
अब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। पढ़े तो 5 थेरेपियां काम आई, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सी थेरेपी काम आती? चौथी, कंबाइंड। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोपोटेंशियल ड्रग अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ये बहुत भयानक रोग है। ये देखो, मोस्ट ट्रीटेड डिजीज कह रहा है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा डेथ कॉज करता है। ग्लोब मतलब संसार। 1 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन सफर करते हैं और मरते हैं प्रति वर्ष। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ज्यादातर मर जाते हैं एनुअली। द मैकेनिज्म अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, बोलते कैंसर का कारण है ऑन्कोजीन का बदलना, ऑन्कोजीन में होने वाला बदलाव। Its treatment control has been some of the intense research in biology and medicine, मतलब इस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। हमारे शरीर में सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कैसी प्रोसेस है? हाईली कंट्रोल्ड और क्या बोला था? रेगुलेटेड। लेकिन कैंसर सेल में यही रेगुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन मतलब फेल हो गया, मतलब हाईली रेगुलेटेड की बजाय अनकंट्रोल्ड और रेगुलेटेड की बजाय इररेगुलेटेड। नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? कांटेक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब ये वो गुण है जिसमें जब कोई सेल कांटेक्ट में आती दूसरी सेल के तो इनहिबिट कर देती। क्या? अनकंट्रोल सेल डिवीजन या ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक देती है। लेकिन कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? लॉस्ट। दिस प्रॉपर्टी लिखाया था। कह रहा परिणाम क्या होगा? कैंसरस सेल लगातार लगातार डिवाइड करेंगी और एक मास ऑफ द सेल बन जाएगा, नाम ट्यूमर। ट्यूमर कितने प्रकार का? बिनिंग और मैलिग्नेंट। बिनिंग ट्यूमर में क्या होता है? ये कन्फाइंड रहता है ओरिजिनल लोकेशन पर। क्या ये सब बातें बताई थी हमने? अच्छा, और ये फैलता नहीं है जल्दी, फैलता नहीं है अदर पार्ट में। इसका मतलब लिटिल डैमेज होगा कि मोर डैमेज। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है दूसरी तरफ, इसमें जो मास था वो तेजी से फैलेगा, प्रोलिफरेट हो गया, संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी तो नई नई सेल बनेगी। नई सेल का नाम नियोप्लास्टिक या न्यू ट्यूमर सेल, बोला था हमने, लिखाया है। अब ये सेल ग्रो करेंगी और तेजी से हमला कर देंगी और डैमेज कर देंगी। किसको डैमेज कर देंगी? नॉर्मल सेल्स को। और ये सेल एक्टिवली डिवाइड होकर के ग्रो करके क्या करेंगी? भूखा भूखा रखेंगी। किसको भूखा रखेंगी? नॉर्मल सेल को। क्या करेंगी? कंपटीशन किसके लिए? वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए। कैंसर सेल इनका खाना छीन के खा जाएंगे और ये भूखी रह जाएंगी। ये सब बातें बताई थी। अब कह रहा है जो आसपास की ट्यूमर सेल थी दूर कहीं जाकर के ब्लड द्वारा पहुंच जाएंगी और वहां जाकर के नई जगह पे, लॉज का मतलब नई जगह पे रहेंगी। रहेंगी मतलब नई जगह पे ट्यूमर बनाएंगी। लिखा है दे स्टार्ट टू न्यू ट्यूमर हियर देयर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस एंड दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये लाइन लिखाया है मैंने आपको, पूछा गया, ये सब लाइन पूछा गया है। देखिए, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को कार्सिनोजन कहते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये देखो, कार्सिनोजन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 3 प्रकार के कार्सिनोजन होते हैं। बताइए, आयोनाइजिंग में क्या आएगा? एक्सरे और गामा रेस। नॉन आयोनाइजिंग में क्या आएगा? यूवी रेस। ये डीएनए को डैमेज कर देता है, ये बात मैंने आपको बताया था, और कैंसर कॉज कर देता है। केमिकल वाले में क्या आया था? केवल इन्होंने 2 चीजें लिखी, टोबैको, स्मोक, बस। और ये लिख दिया है कि सबसे मेजर कॉज लंग कैंसर है। पूरे वर्ल्ड में बताया था लंग कैंसर मेल में सबसे ज्यादा कॉमन है। अब कह रहा है कैंसर कुछ वायरस द्वारा भी कॉज होता है, एचआईवी और एचपीवी। एचआईवी और एचपीवी, उनके पास जो उनको कौन सा वायरस कहते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। उनके पास कौन सा जीन होता है? वायरस का ऑन्कोजीन। कह रहा है सेवरल जीन हमारे पास भी है, हमारे सेल में, उनको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, या उन्हीं को हमने बोला था प्रोटो ऑन्कोजीन। और ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं नॉर्मल सेल में कि कैंसरस सेल में? नॉर्मल सेल में। और ये एक्टिवेट हो जाते हैं वायरस द्वारा, अंडर सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब सेल के अंदर ऑन्कोजीन बदल जाता है। हो गया कैंसर। अब टेस्ट कैसे करेंगे?
अर्ली डिटेक्शन अगर है तभी आप इसको वो इलाज करा पाओगे। पहला था बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। करते क्या है बायोप्सी में, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है आगे। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किसके लिए करते हैं? ल्यूकीमिया के लिए, ये लिखा हुआ है। बायोप्सी में करते क्या है, संदेह वाली जगह का टिश्यू कट कर लेते हैं, फिर उसका पतला सा स्लाइस निकाल लेते हैं और रंगने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसी को बोला था क्या, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। याद करो, एक एक लाइन कवर है। अच्छा, कह रहा है फिर हमने रेडियोग्राफी करी। रेडियोग्राफी मतलब क्या, एक्सरे। फिर सीटी स्कैन करा, सीटी स्कैन का पूरा नाम है, एमआरआई का पूरा नाम। फिर लिखा है दोनों बहुत यूजफुल थे क्योंकि इंटरनल ऑर्गन के कैंसर का पता लगा लेते हैं और सीटी स्कैन में भी एक्सरे का प्रयोग करते हैं और 3D इमेजिंग देते हैं। ये दोनों, सीटी स्कैन भी देता है, एमआरआई भी देता है, लेकिन इन्होंने केवल सीटी स्कैन लिखा है, हमने दोनों लिखा है। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज की गई थी कि नॉर्मल, और नॉन आयोनाइज था कि आयोनाइज्ड? नॉन आयोनाइज। एक्यूरेसी ज्यादा थी कि कम? ज्यादा थी। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इसी की थी। और एंटीबॉडी बनते हैं किसके खिलाफ? कैंसर वाले एंटीजन के खिलाफ। और अगर हम इन्हें डिटेक्ट कर लें तो हमको कैंसर का पता लग जाएगा। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा हम किसी भी पर्सन का जीन डिटेक्ट कर लेते हैं। ये देखो, जीन डिटेक्ट कर लेते हैं, उस इंडिविजुअल की ससेप्टिबिलिटी का पता लगा लेते हैं कि किस कैंसर के लिए वो ज्यादा संवेदनशील है, उसका पता लगा लेते हैं। अभी बताया था ना हमने, भारत में तो नहीं लेकिन यूएस वगैरह में होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन which is predisposed to individual for the certain cancer may be very helpful in prevention of cancer। मतलब अगर उस पर्सन को हम एडवाइस दे दें, एडवाइस कर दें तो अवॉइड करेगा। क्या अवॉइड करेगा? क्या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लेना, जिससे टोबैको स्मोक वगैरह ना लेने से लंग कैंसर वगैरह कॉज नहीं होगा। ट्रीटमेंट 4-5 ट्रीटमेंट बताए थे। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियो, तीसरा इसमें आगे पीछे कर दिया है। रेडियो में क्या करते हैं, रेडिएशन डालते हैं और वो घातक होती है, लेकिन ध्यान ये रखेंगे नॉर्मल सेल को कोई नुकसान ना हो। मतलब जो उनकी ट्यूमर को जो नॉर्मल सेल घेर रही है उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी हमने उसका केस बताया भी था आपको। कुछ कीमोथेरेपी कराते हैं, उसमें दवाओं का प्रयोग करते हैं, किसको किल करने के लिए? कैंसरस सेल। कहते हैं कि पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कुछ साइड इफेक्ट में हो सकता है, आपको पता है, बाल गायब हो जाते हैं और ब्लड वगैरह सेल मर जाएंगे। ये लिख लीजिए, एक साइड इफेक्ट लिखिए, साइड इफेक्ट लिख लीजिएगा। 2 ही साइड इफेक्ट है, वैसे होते तो बहुत है, सिलेबस में 2 ही है, हेयर लॉस और एनीमिया। साइड इफेक्ट इज हेयर लॉस और एनीमिया। साइड इफेक्ट इज हेयर लॉस, ये लाइन, बाल का उड़ना, ब्लड सेल की कमी आना। अच्छा, ज्यादातर कैंसर में क्या किया था, कौन सी थेरेपी? कॉम्बिनेशन थेरेपी, सर्जरी, रेडियो, कीमो। ट्यूमर सेल बच जाती हैं, डिटेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इसीलिए पेशेंट को कौन सा सब्सटेंस देंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बताया था ये बात, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देंगे। नाम क्या है इस सब्सटेंस का? अल्फा इंटरफेरॉन। ये क्या हो जाएगा, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा ताकि इनको डिस्ट्रॉय करने में मदद मिले। अब आप देख लो, यही थी इम्यूनोथेरेपी। पूरा कैंसर हो गया फिनिश। क्लियर? तो आज का टॉपिक इतना कवर हो गया।